Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about mechanism of breathing. अम्ल तनफ़ुस या तनफ़ुस का अमल। इसमें आप जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे कि इंसान जो है वो जब सांस लेता है तो उसकी बॉडी में जो है वो किस तरह चेंजिंग होती है। ठीक है, शुरू से जो है वो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। अब तक जो है वो हमने चैप्टर शुरू किया था गैसेस एक्सचेंज का। उसमें हमने जो है वो गैसेस एक्सचेंज हम क्यों करते हैं हमने देखा। फिर हमने जो है वो देखा इंसान में, पहले प्लांट्स में देखा कि किस तरह जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमने जो है वो देखा कि इंसान में जो है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिर हमने लंग्स की जो है वो एनाटॉमी पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी। आज जो है वो हम इसका ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें गैसों का तबादला, वो कहता है कि गैसों के तबादले से मुतल्लिक जिस्मानी हरकत को तनफ़ुस कहते हैं। ये आपका MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तनफ़ुस क्या है? तो तनफ़ुस के कहते हैं 2 मरले होते हैं, 2 मराहिल में जो है ये कंप्लीट होता है, 2 स्टेप्स। अच्छा, इसमें पहला जो स्टेप है वो क्या है? इंस्पिरेशन और इनहिलेशन। ठीक है, ये 2 तरह से आपको आ सकता है पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। यहाँ तो वो कहता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में फ़र्क बयान करें, ये एक्सपिरेशन है। ठीक है, या इसको एक्सलेशन भी कहते हैं। और दूसरा जो है वो आपको आ जाता है पूरा मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के ऊपर नोट लिखें, तो आपने जो है वो इसको अच्छी तरह याद कर लेना सारा। सांस अंदर खींचने यानी इंस्पिरेशन के दौरान रिब्स के मसल्स सिकुड़ते हैं, जिससे रिब्स ऊपर उठ जाते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ है कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये जो है वो ये क्या रिब्स, और इन रिब्स के सेंटर में मैंने बताया था क्या होते हैं आपके पास इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। अब देखिए, हर रिब्स के दरमियान यहाँ पर क्या होंगे? इंटरकॉस्टल मसल्स होंगे। जब वो इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स क्या होंगी? एक दूसरे के पास चली जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो रिब्स क्या हो जाएंगी? ऊपर उठ जाएंगी। यही वो कह रहा है, सांस अंदर खींचने यानी इंस्पिरेशन के दौरान रिब्स के मसल्स करते हैं, जिससे रिब्स ऊपर उठ जाते हैं। रिब्स क्या होंगी? ऊपर उठ जाएंगी। इस दौरान गुंबदनुमा डायफ्राम सिकुड़ता है और नीचे हो जाता है। अब ये डायफ्राम है आपके पास, ये एरो शो कर रहा है कि जब आप सांस जो है वो अंदर खींचते हैं तो क्या होता है? गुंबदनुमा डायफ्राम नीचे हो जाएगा और इंटरकॉस्टल मसल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होगा? चेस्ट कैविटी का रकबा, ये देखो पहले चेस्ट कैविटी यहाँ तक थी, ठीक है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। अब क्या होगा? जब ये सांस जो है वो आप अंदर लेंगे तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। तो इतना जो है वो चेस्ट कैविटी में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। चेस्ट कैविटी में जब इजाफा होता है तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है हवा का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब हवा का प्रेशर कम होता है तो बाहर की हवा तेज़ी से जो है वो इसके अंदर, लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। तो ये था इसका सारा प्रोसेस। गुंबद में नीचे इन हरकत से सीने खिला का रकबा बढ़ जाता है, जिस तरह बताया अंदर जो है वो रकबा बढ़ जाएगा, जिससे फेफड़ों के ऊपर दबाव में कमी आ जाती है। मैंने बताया था कमी आती है। इसके नतीजे में फेफड़े फैल जाते हैं और इसके अंदर हवा का दबाव भी कम हो जाता है। बाहर की हवा आते ही से फेफड़ों में दाखिल हो जाती है ताकि दोनों तरफ का दबाव क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ये थी ब्रीथिंग। ये जो है वो किस तरह आप सांस अंदर लेकर जाते हैं, चेस्ट जो है वो एक्सपैंड होती है। देखें, आपकी चेस्ट भी जो है वो बाहर को मूव करेगी। ठीक है, रिब्स जो है वो ऊपर उठेंगी, डायफ्राम जो है वो नीचे होगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये जो है वो इसके स्टेप्स थे। अब एक्सलेशन में, एक्सपिरेशन में क्या होता है? फेफड़ों में गैसों के तबादले के बाद अब आपने जो है वो जब सांस लिया तो ऑक्सीजन जो थी वो आपकी बॉडी में गई और लंग्स में जो है वो कहाँ पे चली गई? ब्लड में चली गई। ब्लड से जो है वो आपकी पूरी बॉडी में रोटेट कर गई। उसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो आपके लंग्स में यानी कि एल्वेलाई में आ जाती हैं, और वो कहता है कि वो जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी वो क्या थी? नाखालिस हवा। नाखालिस हवा को एक्सपिरेशन में बाहर निकाल दिया जाता है। रिब्स के मसल्स रिलैक्स होते हैं, जिससे रिब्स वापस अपनी जगह आ जाते हैं। डायफ्राम के मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और ये अपनी ऊपर उठीनुमा गुंबदनुमा शक्ल में आ जाते हैं। अब क्या होगा जी? ये जो रिब्स के दरमियान इंटरकॉस्टल मसल थे वो क्या हो जाएंगे? वो रिलैक्स होंगे, तो ये रिब्स अपनी जगह पर वापस आ जाएंगी। ये देखें, पहले जो थी वो चेस्ट यहाँ तक थी, ये जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, और अब जो है वो चेस्ट क्या हो चुकी है?
फासला कम हो गया ना। देखें अब क्या हो रहा है कि चेस्ट कैविटी का रकबा कम हो रहा है, पहले क्या हुआ था, बढ़ गया था। तो डायाफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा। अब डायाफ्राम पहले कहाँ था, यहाँ था, और अब डायाफ्राम कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है। ठीक हो गया, यानी कि वो दोबारा अपनी गुंबदनुमा शक्ल में आ जाता है और फेफड़ों के ऊपर दबाव में इजाफा हो जाता है। इसके नतीजे में फेफड़े सिकुड़ते हैं और इनके अंदर से हवा बाहर आ जाती है। अब देखें इसके ऊपर क्या होगा, इजाफा होगा, प्रेशर दबाव जो है वो बढ़ जाएगा लंग्स के ऊपर। तो लंग्स के अंदर जो हवा होगी वो तेज़ी से क्या होगी, आपकी नोज़ के ज़रिए बाहर आ जाएगी। इंसान में नॉर्मल हालात यानी आराम के वक़्त सांस लेने तनफ़ुस की रफ्तार 16 से 20 मरतबा फ़ी मिनट है। ये आपका MCQs है कि एक इंसान जो है वो नॉर्मल हालात में कितनी मरतबा सांस लेता है, 16 से 20 मरतबा। तनफ़ुस की रफ्तार जो है वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन करता है। दिस इज़ ब्रेन। और ब्रेन के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे कि ब्रेन के अंदर जो है वो एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो आपके ब्रीदिंग वगैरह को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के इर्तिकाज़ के लिए हसास होता है। अब इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में ये जो जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, इसको कंट्रोल कौन करता है, आपका ब्रेन कर रहा होता है। जिसमें ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सेंटर, यहाँ से पहले इस डायग्राम को समझ लें आप, फिर आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फॉर एग्जांपल आपका ब्रेन है। ठीक है, और ब्रेन के ये पार्ट्स जो हैं वो उसने दिखाए हुए हैं। अब यहाँ से क्या होता है, जब भी आप कोई वर्जिश वगैरह या कुछ इस तरह का काम करते हैं, नॉर्मल हालात में भी क्या होता है कि आपके इस पार्ट से जो है वो क्या होता है, मैसेज जो है वो कन्वे होता है किसको, आपके डायाफ्राम को। ये वही है डायाफ्राम जो आपको मैंने जो है वो लास्ट लेक्चर में दिखाया था, डायाफ्राम। ठीक है, अब डायाफ्राम को जब मैसेज आएगा तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपको पता है कि उससे क्या होगा, रिलैक्स से क्या होगा, मैं बता चुका हूँ। इसी तरह ब्रेन से मैसेज आ रहा है किसको, इंटरकॉस्टल मसल्स को जो रिब्स के दरमियान मौजूद हैं। तो रिब्स क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो ये मैसेज जो है वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है। तो ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कंट्रोल करता है आपके सांस लेने की रफ्तार को। जब हम मुशक्क़त या कोई और मुश्किल काम, अच्छा ये कहता था कि ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हसास होता है। इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो फ़ौरन जो है वो मैसेज जो है वो किसको मिलता है, ब्रेन को। और ब्रेन जो है वो मैसेज भेजता है इन दोनों को, डायाफ्राम को और इंटरकॉस्टल मसल्स को, कि तेज़ी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें ताकि जो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसको जो है वो कम किया जाए। और वो कम कैसे होगा, जब आप जो है वो गैसेस को बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना पड़ता है। जब हम मुशक्क़त या कोई और मुश्किल काम करते हैं तो हमारे सेल्स के अंदर के सेल ज़्यादा रफ्तार से सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन से जो है वो ATP प्रोड्यूस होते हैं, और ATP से ही आपको जो है वो एनर्जी मिलती है जो आप काम करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, जिससे जो है वो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसके नतीजे में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो खून में खारिज कर दी जाती है। ठीक हो गया कि आपने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा रेस्पिरेशन हुई, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब आप ज़्यादा मशक्क़त का काम करेंगे, जब आप कम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा और आप सांस भी आहिस्ता लेंगे जो खून में खारिज कर दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये नॉर्मल से ज़्यादा इर्तिकाज़ दिमाग के रेस्पिरेटरी सेंटर को तहरीक देता है। ठीक है, पैगाम पहुंचाता है, उसको कहता है भाई कुछ करो, लेवल जो है वो बढ़ा और ये जो है वो नुकसानदेह है। रेस्पिरेटरी सेंटर रिब्स के मसल्स और डायफ्राम को तनफ़ुस की रफ्तार बढ़ा देने की हिदायत भेजता है। ये देखें, रेस्पिरेटरी सेंटर ने इनको जो है वो पैगाम भेज दिया है। रेस्पिरेटरी सेंटर डायफ्राम बनाने हिदायत देता है ताकि खून में मौजूद ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल दिया जाए। मुशक्क़त और सख्त जिस्मानी काम के दौरान तनफ़ुस की रफ्तार कितनी होती है, 30 to 40 मरतबा फ़ी मिनट तक बढ़ जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि मुशक्क़त के वक़्त जो है वो 30 to 40 टाइम जो है वो आप सांस ले रहे होते हैं, और नॉर्मल हालात में आप कितनी मरतबा सांस ले रहे होते हैं, 16 to 20 टाइम। तो ये आपने याद रखना है, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं और ये पूरा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसमें से भी आपको एक MCQs आ जाता है, सांस लेने के दौरान अंदर दाखिल होने वाली और बाहर खारिज होने वाली हवा का मुआवजा। अब जब आप सांस अंदर खींचते हैं
तो उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, 21%। और बाहर जब आप निकालते हैं तो 16% जो है वो उसमें ऑक्सीजन होती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, 0.04% आप अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और 4% बाहर निकालते हैं। नाइट्रोजन की जितनी मिकदार आप बॉडी में लेके जाते हैं उतनी ही बाहर निकाल देते हैं। पानी के बुखारात काबिल तगय्युर होंगे, ठीक है। अगर मौसम बाहर बहुत गर्म है तो ज़्यादा बुखारात बाहर आएंगे, अगर मौसम बाहर ठंडा है तो फिर जो है वो कम बुखारात आपकी बॉडी में जो है वो ये एंटर हो रहे हैं ना, और ये बाहर आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। गर्द के ज़रात की मिकदार, जो आप गर्द के पार्टिकल्स जो है वो जब आप सांस लेते हैं तो आपको पता है मट्टी के पार्टिकल्स भी आपकी बॉडी में जाते हैं, तो काबिल तगय्युर होंगे, यानी कि टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। अब आप घर में बैठे हैं साफ़ माहौल में तो कम होंगे, बाहर जाएंगे कहीं ज़्यादा जो है वो मिट्टी वगैरह उड़ रही है तो वहाँ पर आपके ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह जब आप बाहर निकालते हैं सांस तो उसमें गर्द के पार्टिकल नहीं होंगे। टेम्परेचर जो है वो काबिल तगय्युर, ज़ाहिरी बात है, मौसम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और जब आप बाहर निकालेंगे तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगा आपका सांस का टेम्परेचर जो आप बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।